गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में कुछ सेट के प्रश्नों की बात करेंगे। ये सभी सेट के क्वेश्चन हम आपको लाइव क्लास में बता चुके हैं, लेकिन यदि किन्हीं का लाइव क्लास में छूट गया है तो वो जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो अभी हम सेट नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट 16 ध्यान दीजिएगा। सेट 16 हम सेट 16 की बात करें। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में n का मान 1। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में मतलब n का मान 1 में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। सूत्र पढ़ाए हैं, V बराबर 1/137 गुना C बटा n। V बराबर 1/137 गुना C बटा n। तो V बटा C बराबर 1/137 गुना 1/1। n का मान 1 हो गया, तो V बटा C बराबर 1/137। V बटा C बराबर 1/137, 1 का B। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा आर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा आर। यदि दोनों का अनुपात निकालिएगा तो बहादुर -1/2 आएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात निकालिएगा तो -1/2 आएगा। तीसरा प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है, तो बामर श्रेणी। दृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ता है। चौथा प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। पराबैंगनी में कौन सा पड़ता है, तो लाइमन। पराबैंगनी में कौन सा पड़ता है, तो लाइमन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में कौन नहीं पड़ती है, तो बहादुर लाइमन पड़ता है पराबैंगनी, बामर दृश्य। और अवरक्त में पाश्चन ब्रैकेट और फुंड। अवरक्त में पाश्चन ब्रैकेट और फुंड। तो कौन नहीं पड़ता है, तो लाइमन नहीं पड़ेगा। लाइमन नहीं पड़ेगा। 6 नंबर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो -me⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर CH³ इंटू n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है। यानी ऊर्जा जो है जेड स्क्वायर के समानुपाती है। ऊर्जा जेड स्क्वायर के समानुपाती है। 7 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में ऊर्जा दिया हुआ है, दूसरी बोर कक्षा में ऊर्जा निकालिए। किसी भी कक्षा में ऊर्जा निकालने का सूत्र हम पढ़े हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। किसी भी कक्षा में निकालना हो, किसी भी कक्षा में निकालना हो, तो दूसरी कक्षा में निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 × 12, 4 × 4 = 16, -3.4 -3.4। 8 नंबर, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किस से परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है। इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर, सूत्र पढ़े होंगे, A-Z होता है। न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर A-Z होता है। 9 का C। 10 नंबर, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक क्या है, तो बहादुर परमाणु क्रमांक यानी जो परमाणु संख्या है
वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। 10 का सी। 11 नंबर, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में तो रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो बहादुर, न्यूट्रॉन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता है लेकिन प्रोटॉन जरूर रहता है। तो कोई ऐसा नाभिक नहीं है जिसमें प्रोटॉन ना हो। तो प्रोटॉन अवश्य रहेगा, प्रोटॉन अवश्य रहेगा। 11 का ये। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? तो मूल कण 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हटा दीजिए तो बच गया अल्फा कण सी। 13 नंबर, किसी तत्व के 2 समस्थानिकों में, समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य होता है। समस्थानिक में क्या क्या होता है? तो समस्थानिक में आवर्त सारणी में स्थान समान होते हैं। समस्थानिकों के आवर्त सारणी में स्थान समान होते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के आवर्त सारणी में स्थान समान होते हैं, परमाणु संख्या बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, रासायनिक गुण बराबर होता है। तो बहादुर, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 13 का बी। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया सकता? हम किसको तोड़ नहीं सकते? निम्नलिखित में से किसे नहीं तोड़ सकते? फोटोन। 14 का डी, फोटोन को नहीं तोड़ सकते। 15, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। ये जो प्रश्न है ये मॉडर्न का नहीं है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में है। तो बहादुर पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E, आवेश गुना तीव्रता। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बराबर है, आवेश अलग अलग है, एगो प्लस है एगो माइनस है, यानी उन पर लगने वाला बल तो बराबर होगा लेकिन बल की दिशा अलग अलग होगी, यानी बलों के परिमाण बराबर होगा। लगने वाले बलों के परिमाण बराबर होगा, बल बराबर नहीं होंगे, बल के परिमाण बराबर होंगे। 15 के बी। 16 नंबर, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध कौन सा है? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध कौन सा है? E बराबर mc स्क्वायर। 16 का सी। 17, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? इसमें से कौन आवेश रहित कण है? यानी कौन है जिस पर आवेश नहीं है? फोटोन। फोटोन बहादुर, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटोन। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटोन, इन चारों पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटोन, चारों पर कोई आवेश नहीं होता है। 17 का डी। रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है। रेडियो एक्टिविटी घटना क्या है? तो नाभिक के क्षय की घटना है। नाभिक में से अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण निकलती हैं, तो नाभिक के क्षय की घटना है। ऑप्शन नंबर सी। 18 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। ये रहा आपका सेट 16 के ऑब्जेक्टिव। सेट 16 के ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। परमाणु के बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख करें। परमाणु के बोर मॉडल के दोष बताइए। परमाणु के बोर मॉडल के दोष बताइए कि दोष क्या होगा। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यू से आप क्या समझते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU से आप क्या समझते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU से आप क्या समझते हैं? तीसरा, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी घटना क्या है आप बताइए। उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किरणों के प्रकृति और गुणों का वर्णन करें। बहादुर, उत्सर्जित किरण कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा।
रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किरण कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा के गुण बताना है। आपको कॉपी में अल्फा बीटा और गामा के लगभग हम 7 गुण बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। चौथा, औसत आयु से आप क्या समझते हैं? औसत आयु से आप क्या समझते हैं? अर्ध आयु और औसत आयु में क्या संबंध है? ये आपको कॉपी में मिल जाएगा कि औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है। पांचवा, रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन के अंतर को स्पष्ट करें। रेडियो एक्टिव विखंडन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, ये आपको लिखने के लिए कह रहा है। 6 नंबर, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर समझाइए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर समझाइए। तो पहला तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की परिभाषा लिख देंगे। दूसरा, नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूट करके 2 नाभिक बनाता है और नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक मिल करके 1 नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 7 नंबर और 3 नंबर प्रश्न दोनों एक ही है। 7 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही है। ये रहा आपका सेट 16। अब हम बात करने वाले हैं सेट 17 के बारे में। अभी हम सेट 17 की बात करेंगे। अब सेट 17 क्या है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सेट 16 में आपने देखा, अब हम सेट 17 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न, एम ई द्रव्यमान, एम ई द्रव्यमान का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान एम ई है और आवेश ई है, विरामावस्था से भी वोल्ट से गतिमान है, तो अंतिम ऊर्जा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी। सेट 17 की हम बात करें, सेट 17 की बात करें तो 1 का डी। सेकंड क्वेश्चन, कैथोड किरणें समूह हैं। कैथोड किरणें किसके समूह हैं? इलेक्ट्रॉनों के। कैथोड किरणें किसके समूह हैं? इलेक्ट्रॉनों के। तीसरा, मिलिकन के तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या चीज? मिलिकन के तेल बूंद विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। 3 का बी। ये सब आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, ये कॉपी में आपको नहीं मिलेगा, बस बता रहे, याद कर लीजिए। थॉम्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। 7 नंबर, नहीं 6 नंबर, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एच तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट कांस्टेंट है, तो आवृत्ति के, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, बी। 7 नंबर, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जस्ट स्टार्ट होती है। देहली आवृत्ति क्या है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जस्ट स्टार्ट होती है। तो जस्ट स्टार्ट होती है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, बस फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट करते हैं। 7 का ए। 8 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, और आवृत्ति बराबर होता है सी बाई लैम्डा। सी तो कांस्टेंट है, मतलब न्यू समानुपाती 1 बाई लैम्डा। इस ऑप्शन में आवृत्ति नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आवृत्ति नहीं दिया हुआ है। ऐसे तो होगा ऊर्जा आवृत्ति, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं है, तो इसका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। 8 के बी, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। 9 नंबर देखिए, किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है।
किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की होती है। एक जस्ट अभी बताया है न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तभी प्रारंभ होती है जब सतह न्यूनतम आवृत्ति को प्राप्त करता है, देहली आवृत्ति को प्राप्त करता है। 9 का ए। आवृत्ति होता ही है वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह से मात्र उत्सर्जित होना प्रारंभ करते हैं, वो देहली आवृत्ति है। 10 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? यदि आप चाहते हैं, आप जानते होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना को व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया, तब आइंस्टीन ने सर्वप्रथम प्रकाश को माना कि कण है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को कण माना गया है। 10 का बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना में व्याख्या में प्रकाश को कण माना गया है। 11 नंबर, किसी धातु का कार्यफलन मतलब फाई नॉट 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देहली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, लैम्डा नॉट पूछ रहा है। सूत्र होता है फाई नॉट बराबर HC बाई लैम्डा नॉट। फाई नॉट का मान 2.8 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19। H का मान 6.62 गुना 10 के पावर -34। C का मान 3 गुना 10 के पावर 8 अब बटा में लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट बराबर 6.62 गुना 10 के पावर -34 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 2.8 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19। इसको गुना भाग कर देना है तो ये हो जाएगा आपका -27 -7, यानी आपको 443.39। इसको गुना भाग कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आएगा। हो सकता है मेरा गलत भी हो, आप गुना भाग करके देख लीजिएगा। हो सकता है मेरा आंसर जो याद हमको गलत हो याद हो, क्योंकि गुना भाग कर लीजिएगा। अभी मेरे पास गुना भाग करने का कोई साधन नहीं है, तो आसानी से गुना भाग कर सकते हैं आप लोग। 12 नंबर, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² T इनवर्स। 12 का ए, प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² T इनवर्स। 13, H लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है HC बाई लैम्डा। 13 के बी। 14, इनमें से कौन आवेश रहित है? अभी जस्ट बताए हैं हम, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटोन। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटोन ये चारों आवेश रहित है। ऑप्शन नंबर सी। 15, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कोणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था? किस घटना का उपयोग किया गया था? तो अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। 15 के डी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? प्लांक ने, मैक्स प्लांक। 16 के डी। 17 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा का अंतर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बहादुर। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ता है। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, ऊर्जा का अंतर पूछ रहा है कि ऊर्जा का अंतर बताइए क्या होगा। ऊर्जा बढ़ता है, हम जानते हैं जैसे जैसे कक्षा बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन ऊर्जा का अंतर क्या होता है? चलिए देखते हैं बहादुर। सूत्र होता है E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। पहली कक्षा के लिए निकालिएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा के लिए निकालिएगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा के लिए निकालिएगा तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा के लिए निकालिएगा तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहादुर हर एक कक्षा का ऊर्जा हुआ। अब यदि अंतर देखिएगा तो इसका अंतर 10 का है, यहाँ पर अंतर लगभग 2 का है, यहाँ पर अंतर लगभग 1 का माने 1.5 का है, चाहे आधा का है। अब बताइए अंतर घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ रहा है
वैसे वैसे अंतर क्या हो रहा है? जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे अंतर क्या हो रहा है? तो अंतर घट रहा है। तो कक्षा की संख्या बढ़ने से अंतर घटता है, 17 का ए। कक्षा की संख्या बढ़ने से अंतर घटता है, ऊर्जा बढ़ता है लेकिन अंतर घटता है। सब्जेक्टिव देखिए, फर्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बोल्ट से आप क्या समझते हो? यानी इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसको कहेंगे? दूसरा प्रश्न, द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हो? द्रव्य तरंग, डी ब्रोगली तरंग क्या है? इसी में दिया हुआ है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करें, प्रकाश के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें। द्रव्य तरंग क्या है और प्रकाश की दोहरा चरित्र की व्याख्या करें। तीसरा, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। हम सूत्र पढ़ाए हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यहाँ भी छोड़ सकते हो। लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2me, यहाँ भी छोड़ सकते हो। लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2me भी यहाँ भी छोड़ सकते हो। लैम्डा इक्वल टू 1.227, लैम्डा इक्वल टू 1.227 बाई रूट भी नैनोमीटर, यहाँ भी छोड़ सकते हो। आपको जहाँ मन करे लैम्डा का मान वहाँ निकाल के छोड़ दीजिएगा। 4 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या है? इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई? ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है, पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर में, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना किसे कहते हैं? इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई? 5 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों का उल्लेख करें। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाई यानी दोष, कमी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या है? 6 नंबर, रीडबर्ग नियतांक क्या है? इसका मात्रक लिखें। रीडबर्ग नियतांक क्या है? इसका मात्रक लिखें। जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपको कॉपी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तब इसका आंसर सुन लीजिए। रीडबर्ग नियतांक एक सार्वत्रिक नियतांक है। रीडबर्ग नियतांक एक सार्वत्रिक नियतांक है। इसे RH द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान 1.097 गुना 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। इसका SI मात्रक मीटर इनवर्स और B मा L इनवर्स होता है। 7 नंबर, परमाणु के बोर मॉडल का वर्णन करें। परमाणु के बोर मॉडल के बारे में बताइए। ये रहा आपका सेट 17। तो अभी तक हम लोगों ने सेट 16 और सेट 17 देखा। अब हम बात करने वाले हैं सेट 18 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सेट 16 और सेट 17 देखा। अब हम लोग सेट 18 के बारे में बात करेंगे। सेट 18 देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग सेट 18 देखने वाले हैं। सेट 18, अभी हम लोग सेट 18 देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट 18 में पहला प्रश्न अल्फा कण है। सेट 18 की हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेट 18 की हम बात करने वाले हैं, ध्यान देंगे आप लोग। सेट 18 अल्फा कण है। तो अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। दूसरा, अल्फा किरणें हैं। आपको पता होगा अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋण आवेशित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति में 8 गो होता है, बता चुके हैं। गामा, एक्सरे, परावैंगनी,
दृश्य प्रकाश, औरक प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो और टीवी। ये 4 ही ऐसे हैं जो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति के हैं। तो इन चारों में से कौन नहीं है, विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है तो बीटा किरण। कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है तो बीटा किरण, 3 का डी। 4 नंबर देखिए, जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसका परमाणु भार क्या होता है। बहादुर, आपको पता होगा जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 कम होता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है। जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है। जब एक बीटा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 का ए। द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार नहीं बदलता है। 5 नंबर, बीटा किरणें हैं तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन हैं। 6 नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बहादुर, बीटा किरणें क्या, कोई भी जो आवेशित होगा ना, जिस पर आवेश होगा वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा। विद्युत क्षेत्र में भी विक्षेपित होगा और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होगा। जिस पर भी आवेश रहेगा वो विक्षेपित होगा तो दोनों में, और नहीं विक्षेपित होगा तो एक में भी नहीं। मतलब ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। 6 का डी। 7 नंबर, गामा किरणों की उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या है। उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या है, कम तरंग दैर्ध्य होना। कम तरंग दैर्ध्य होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगा, भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन है। अब जस्ट होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले 8 हुए हैं, उन 8 में से देख लेना है कौन है कौन नहीं है। तो गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे महत्तम भेदन क्षमता है। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा की। गामा से अधिक भेदन क्षमता किसी का नहीं होता। गामा से अधिक भेदन क्षमता किसी का नहीं होता। 10 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल कहते हैं। जितना समय में आधा हो जाए उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। 11, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का कारण कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से आती है। सूर्य के अंदर ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से आती है। 12, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है। बहादुर, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जिसका सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक अस्थायी होगा। तो कौन ज़्यादा अस्थायी है, तो लोहा Fe 2656, लोहा Fe 2656, 12 का डी। 13 नंबर, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होता है। यानी द्रव्यमान संख्या बदलेगा तो कौन सी राशि नहीं बदलेगा, तो बहादुर घनत्व। घनत्व नहीं बदलता। घनत्व का जो सूत्र होता है ना वो 3m बटा में 4πr0 का क्यूब होता है। घनत्व नहीं बदलता बहादुर, ऑप्शन नंबर सी। घनत्व नहीं बदलता, घनत्व नहीं बदलता। 14 नंबर, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण कौन सा है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का गुण किसके वजह से आता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का गुण किसके वजह से आता है, तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों की वजह से। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिएगा। यदि लिखा रहता कि पी टाइप अर्धचालक में किसकी वजह से आता है, पी टाइप में, तो छिद्र की वजह से। एन टाइप में किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। पी टाइप में किसकी वजह से आता है, छिद्र की वजह से। एन टाइप में किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और केवल अर्धचालक लिखा है तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों हो जाएगा। 15,
तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, ये हम नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। हम पढ़ाए हैं कि तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ती है, अर्धचालक की तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ती है, और चालकता बढ़ती है मतलब प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटेगा तब वही चालकता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी 15 का बी 16। अर्धचालकों में अपद्रव्य डालने से, अपद्रव्य माने अशुद्धि, अर्धचालक में अशुद्धि डालने से बहादुर उनकी चालकता बढ़ जाती है। जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे, डोपिंग कराएंगे तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। जब हम अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे, डोपिंग कराएंगे तो उनकी अशुद्धि बढ़ जाती है। 16 का डी, 16 का डी। 17 आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्व, तृतीय ग्रुप के तत्व का मतलब हुआ त्रिसंयोजी, ट्राइवैलेंट। तृतीय ग्रुप के तत्व का मतलब हुआ त्रिसंयोजी, ट्राइवैलेंट। जब हम ट्राइवैलेंट तत्व जर्मेनियम में मिलाते हैं, जब हम ट्राइवैलेंट तत्व जर्मेनियम में मिलाते हैं तो पी टाइप और चालक प्राप्त होता है। जब ट्राइवैलेंट तत्व पी टाइप में जर्मेनियम में मिलाते हैं ट्राइवैलेंट, तो पी टाइप और चालक मिलता है। जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा। 17 का बी। जब ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा, और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप मिलेगा। ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप, और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप। 18 एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अशुद्धि होना चाहिए, जस्ट बताए हैं पेंटावैलेंट, पंच संयोजक। 18 का सी। एन टाइप प्राप्त करना है तो पंच संयोजक, और पी टाइप प्राप्त करना है तो त्रिसंयोजक, ट्राइवैलेंट। सब्जेक्टिव देखिए, किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें। किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें। किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के बारे में आप विस्तार से बताइए। किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए। ये आपको हो जाएगा। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक क्या हैं? पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक क्या हैं, समझाइए। दोनों पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक लिखना है। 3 नंबर, एक चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए। चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए। तो आप चालक के बारे में लिखवाए हैं, चालक वाला लिख दीजिए, विद्युत रोधी वाला लिख दीजिए और अर्धचालक वाला लिख दीजिए। तीनों को लिख दीजिएगा, अंतर अपने आप क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर, पीएन संधि का डायोड जैसा उपयोग कैसे होता है? पीएन संधि का डायोड जैसे उपयोग कैसे होता है? पीएन संधि का डायोड जैसा उपयोग कैसे होता है? तो इसका जवाब बहादुर हम पढ़ाए हैं कि पीएन जंक्शन डायोड, हेडलाइन दिलवा के पढ़ाए हैं कि पीएन जंक्शन डायोड, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, शुद्ध तथा अशुद्ध अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक यानी नैज अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक मतलब बाह्य अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में आपको बताना है। एन तथा पी टाइप के अर्धचालक को समझाइए। ऊपर में आप ये प्रश्न दिया हुआ है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को बताइए। 6 नंबर, दिष्टकारी के रूप में एक अर्धचालक डायोड की क्रिया का वर्णन करें। दिष्टकारी के रूप में अर्धचालक डायोड की क्रिया का वर्णन करें। बहादुर, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक आपको आइंस्टीन वाला बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के आइंस्टीन की व्याख्या का समीकरण प्राप्त करें, वो एक लॉन्ग आ सकता है, और एक लॉन्ग ये आ सकता है कि दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड और चालक डायोड की क्रिया का वर्णन करें। 7 नंबर, ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है? ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है? किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, कुचालक और चालक को वर्गीकृत किया जाता है? ये सभी प्रश्न के आंसर आपको कॉपी में मिल जाएंगे डायरेक्ट। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेट 19 के बारे में। अभी हम आप लोगों को सेट 19 बताने वाले हैं कि सेट 19 का जवाब क्या होगा। सेट 16 हो गया, सेट 17 हो गया, सेट 18 हो गया। अब हम सेट 19 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
सेट 19 में फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है सेट 19 में कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा के वाहक होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा के वाहक होते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में छिद्र होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, छिद्र। होल अंग्रेजी वर्ड है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में छिद्र, होल। तीसरा, एक पीएन जंक्शन में होता है। एक पीएन जंक्शन में कितने अर्धचालक होते हैं? तो 2 गो अर्धचालक, एक पी टाइप का अर्धचालक और एक एन टाइप का अर्धचालक। एक पीएन जंक्शन में 2 अर्धचालक और एक ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक। एक पीएन जंक्शन में 2 अर्धचालक, एक ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक। तो इसका हो जाएगा 3 का ए। 4 नंबर, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर, प्रत्यावर्ती विभव मतलब बदलने वाला विभव लगाने पर दिष्ट धारा मतलब बिना बदलने वाला दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? जो एसी को डीसी में बदलता है उस संयंत्र का क्या नाम है? रेक्टिफायर, दिष्टकारी। 4 का ए। एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता हो वो दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है। 5वां, डायोड का उपयोग होता है एक रेक्टिफायर की तरह। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर की तरह होता है, दिष्टकारी के रूप में होता है। 5 का डी। एक पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में होता है, दिष्टकारी के रूप में होता है। 6 नंबर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती है कितने डायोड? पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड और अर्ध तरंग दिष्टकारी में 1 डायोड। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड और अर्ध तरंग दिष्टकारी में 1 डायोड का इस्तेमाल होता है। 7 नंबर, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? नॉर गेट का बूलियन व्यंजक इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा। इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? इनपुट के गुना और उसका उल्टा। इनपुट के गुना और उसका उल्टा। 9 नंबर, जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशी को केवल अवस्था 1 में रहने पर ही निर्गम 1 प्राप्त होता है वो लॉजिक गेट कौन सा है? बहादुर, सत्यता सारणी की बात करें, सत्यता सारणी की बात करें तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 ये एंड गेट का सत्यता सारणी है, एंड गेट का। और एंड गेट में ही इनपुट दोनों 1 रहने पर आउटपुट मिलता है, बाकी किसी भी केस में आउटपुट नहीं मिलता है। एंड गेट ही वह गेट है जिसके दोनों इनपुट, दोनों निवेशी 1 रहेंगे तो ही आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 9 का ए। 9 का ए। 10 नंबर, जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने देने पर 1 आउटपुट प्राप्त होता है। दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट मिलेगा, दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट मिलेगा। ये कौन सा गेट है? दोनों 0 रहेगा तो भी आपको आउटपुट मिलेगा, ये कौन सा गेट है? दोनों के 0 रहने पर आउटपुट मिलेगा, ये कौन सा गेट है? वो कौन सा गेट है? तो बहादुर नॉर गेट है। नॉर गेट में y = a + b उसका बार होता है। नॉर गेट में 1 0 0 0। ये नॉर गेट ही वो गेट है जिसमें दोनों इनपुट 0 रहने पर आउटपुट मिलता है। नॉर गेट ही वह गेट है जिसके दोनों इनपुट 0 रहने पर भी आउटपुट मिलता है। 10 का डी। 11 नंबर, मूल गेट कौन कौन से हैं? मूल गेट कौन कौन है? तो मूल गेट 3 ही है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। मूल गेट 3 ही है, एंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। 12, दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखिए। 25 को द्विधारी में बदलिए। 25 को 12 दूनी 24 शेष 1, 2 6 12 शेष 0, 2 3 6 शेष 0, 2 1 2 शेष 1, 2 0 बार में 1, यानी 0 0 1 1 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1,
11,1,001 12 का सी, 11,1,001 13। वाहक तरंगों पर किसी सूचना को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया क्या है? वाहक तरंगों पर किसी सूचना को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? वाहक तरंग पर किसी सूचना को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? उस क्रिया को क्या नाम जानते हैं? मॉडुलन। 13 का बी, 13 का बी। चढ़ाने की क्रिया मॉडुलेशन और उतारने की क्रिया डीमॉडुलेशन। वाहक तरंग पर सूचना को चढ़ाने की क्रिया मॉडुलेशन और वाहक तरंग से सूचना को उतारने की क्रिया डीमॉडुलेशन। 14 नंबर, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग होता है? रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग होता है? रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग होता है? आयन मंडलीय तरंगों का। 14 का सी। 15, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, उससे उसकी परास क्या होगा? सूत्र पढ़े हैं, R बराबर √2RH। तो 2R का 64 लाख मीटर, H का मान 245, गुना कर दीजिए 4 490, तो 490 का 7 और एगो जीरो हो जाएगा, 7 8 64 और 6 को 3 गो जीरो, तो 8 7 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग भी। 2RH, 2R का मान 64 लाख मीटर, H का 245, गुना भाग कीजिएगा 56 किलोमीटर। 16, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परासी तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 16 का सी, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 17, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। 18 नंबर, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परिसर की आवृत्तियों के प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है? आकाश तरंगों द्वारा। देखिए, एक होता है VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक होता है UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला आकाश तरंगों द्वारा होता है। 18 का डी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला आकाश तरंगों द्वारा होता है। 19 नंबर, आकाश तरंग का संचार आधारित है, आकाश तरंग का संचार आधारित है आयन मंडल से परावर्तन के द्वारा। 19 का ए, आयन मंडल के परावर्तन के द्वारा, आयन मंडल के परावर्तन के द्वारा। सब्जेक्टिव सुनिए। पहला, मॉडुलन और बी मॉडुलन से आप क्या समझते हैं? एक मॉडुलन और एक बी मॉडुलन से आप क्या समझते हैं? तो बहादुर, मॉडुलन की परिभाषा और बी मॉडुलन की परिभाषा आपको दोनों एक जगह लिखवाया गया है, दोनों को आप लिख सकते हैं। मॉडुलन की परिभाषा और बी मॉडुलन की परिभाषा दोनों लिखवाया गया है, आप लिख सकते हैं। बहादुर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, वाहक तरंगों पर सूचना को चढ़ाने की क्रिया मॉडुलेशन, सूचना को उतारने की क्रिया डीमॉडुलेशन। दूसरा, आयाम मॉडुलन क्या है? ये आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, ये नहीं पढ़ाया हुआ है। 3 नंबर, रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों की आवश्यकता क्यों होती है? रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर ले लीजिए बहादुर। कमजोर आवृत्ति के तरंगे, कमजोर आवृत्ति के तरंगे बहुत दूर तक गमन नहीं कर सकती हैं। कमजोर आवृत्ति की तरंगें बहुत दूर तक गमन नहीं कर सकती हैं, अतः कमजोर आवृत्ति के तरंगों को दूर तक भेजने के लिए रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों की आवश्यकता होती है। 4 नंबर, प्रसारण के क्षेत्र यानी परास, प्रसारण के क्षेत्र यानी परास और ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध स्थापित करें। प्रसारण के क्षेत्र और ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध प्राप्त करें, यही सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं। परास और एंटीना की ऊंचाई के बीच यही सूत्र पढ़ाए हैं, यही रिलेशन पढ़ाए हैं। परास और एंटीना की ऊंचाई के बीच का यही रिलेशन है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें? भूतरंग, आकाशीय तरंग, अंतरिक्ष तरंग। भूतरंग, अंतरिक्ष तरंग, आकाशीय तरंग, तीनों को मिलेगा। संचार के साधनों का संक्षिप्त परिचय दें। संचार के 3 साधन होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, संचार चैनल।
संचार के 3 साधन होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, संचार चैनल। और 7वां नंबर www तथा फैक्स क्या है, www तथा फैक्स क्या है, ये दोनों आपको कॉपी में मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के जो प्रश्न आपको कॉपी में नहीं है उसी का जवाब हमने आपको बताया, और जो आपके कॉपी में है उसका जवाब हमने नहीं बताया, बस क्वेश्चन बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, केवल हम यही बता दिए। तो आज के इस सेट में हमने 16, 17, 18 और 19 4 प्रश्नों की बात की, 4 सेट की बात की। तो आप इस सारे आंसर आपको बोर्ड पर सामने लिखे हुए हैं, सभी आंसर आपके बोर्ड पर है। आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, मिला सकते हैं, बार बार देख करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।